नमस्कार, जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, अब क्योंकि चुनाव अपने क्लाइमेक्स पे है तो हरियाणा की सियासत में विरासत पे बहुत सारी बात होती है, परंपरा पे बहुत सारी बात होती है। और हरियाणा की भूमि से कई ऐसे राजनेता निकले जिनकी दूसरी तीसरी उससे आगे की पीढ़ी भी चुनाव में मौजूद है, सियासत में मौजूद है, अच्छा कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं। उस कड़ी में हम पहुंचे हैं आज एक ऐसी विरासत, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पीढ़ी के नेता से मिलने जिनके पीछे परिवार की एक लेगेसी है और उसे हम समझेंगे भी। वो शख्सियत चौधरी देवीलाल, जो देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, मुजाहरा आंदोलन से लेकर के और न्याय युद्ध जैसे तमगे उनके हिस्से में रहे हैं। अब उन्हीं की पीढ़ी में आगे बढ़ते बढ़ते अर्जुन चौटाला रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में एक बार उतर चुके हैं। पहला विधानसभा चुनाव है अर्जुन आपका ये? हाँ जी सर, पहला चुनाव। बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन आपका। और शुरुआत इसी बात से करना चाहूंगा कि रानिया में आप घूम रहे हैं, गली गांव ढाणी में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह का सेंस आप पकड़ पाए? कि बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, युवा साथियों की आंखों में एक उम्मीद दिख रही है, बड़ा प्रेम और प्यार मुझे देखने को मिल रहा है। ये रानिया का चुनाव जो है ये कई बातों से चर्चा में है। एक चर्चा ये कि ये चुनाव जो है परिवार के बीच हो रहा है, दादा पोता आपस में चुनाव लड़ रहे हैं और परिवार के लोग ही जो है, मतलब विरासत जो है वो किसके धड़े में जा रही है, कौन कौन उसको क्लेम कर रहा है फिर? देखिए जी, इसके दो तीन पहलू हैं जी। सबसे पहले तो आप इसे एक परिवार का विरासत का चुनाव ना मानिए। जी। जननायक चौधरी देवीलाल जी की विरासत ना तो मैं हूँ और ना ही कोई जो इंसान आके ये क्लेम करता है कि भाई मैं बड़े चौधरी साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाऊँ। ये सारी कहने की बातें। आपने जब इंट्रोडक्शन दिया तो आपने जननायक चौधरी देवीलाल जी का जिक्र करा और आपने मुजाहरा आंदोलन का जिक्र करा। ये है जननायक चौधरी देवीलाल की विरासत। जननायक चौधरी देवीलाल पूरे जीवन किसानों के लिए जिए हैं। उनकी जान इस प्रदेश के और इस देश के किसान में बसती है। जननायक चौधरी देवीलाल की अगर असली कोई विरासत है तो इस देश के और इस प्रदेश के किसान हैं। और हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम उस विचारधारा के पक्ष में, उस विचारधारा को अपने साथ लेके, अपने हृदय में लेके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा इंसान से कोई चीज़ कहे, जो काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करे, जो चौधरी अभय सिंह जी ने करे, वो साफ दर्शाते हैं कि अगर जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। और इसीलिए मैं ये कहूँगा, इस चुनाव को भी आप दादे पोते का चुनाव ना मानिएगा। जी। जहाँ विचारधारा अलग है, जहाँ सोच अलग है, वहाँ पर फिर परिवार नहीं देखा जाता। जहाँ विचारधारा की लड़ाई होती है वहाँ लड़ा जाता है। जब ये विचारधारा की बात आप कर रहे हैं तो आपके सामने वो शख्स हैं जो 5 साल तक पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं, पावर के साथ पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हाल ही में उन्होंने लड़ा है और आप कहें कि ये विचारधारा है, विरासत की बात नहीं है, लेकिन उनके नाम के पीछे भी चौटाला लिखा हुआ है। चुनाव मुश्किल है? नहीं जी, चुनाव को मैं कहीं पर मुश्किल नहीं मानता। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, केवल नाम के पीछे चौटाला होने से कुछ नहीं होता। आपको वो काबिलियत करनी पड़ेगी, आपको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। आज अगर मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जिस परिवार से हूँ, मुझे एक मौका शायद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, लेकिन अगर काम ना करूँ तो फिर मुझे उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लोग जब आपको वोट देते हैं, एक इमोशन के साथ देते हैं, एक उम्मीद के साथ देते हैं। और जब वो उम्मीद लगाते हैं तो एक बड़ी सीधी सी बात है, मुझसे सवाल करते हैं कि बेटा अर्जुन, तेरे परदादा ने इतना काम करा, तेरे दादा ने इतना काम करा, तेरे पिता ने इतना काम करा, अब तुम क्या करोगे, करके दिखाओ। तो बात वहीं पर ही आ जाती है जी। बात कहने की नहीं होती, बात करने की होती है। चौटाला नाम से तो बहुत लोग हैं, मेरे 2 भाई भी हैं, मैं गिनवाऊंगा अभी। हाँ, क्या हाल है उनके? ठीक लग रहे हैं हरियाणा में? नहीं ना? आप बताइए क्या लग रहा है? मेरे को तो दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, केवल नाम से कुछ नहीं होता। नाम से लोग आपके साथ एक बार जुड़ेंगे, लेकिन तय जिंदगी अगर लोगों के साथ आपको जुड़ करके काम करना है तो काम से लोग जुड़ते हैं, नाम से लोग नहीं जुड़ते। और काम की भी एक मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा, समय नहीं लूंगा। आपने बात करा चौधरी रणजीत सिंह जी, बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे। मैं कहता हूँ जी, हरियाणा में बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा उनकी पावर का। हम बालासर गांव में बैठे हैं और यहाँ से
मेरे बड़े भाई जिला प्रमुख का चुनाव लड़े थे, जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। तो जिस दिन चौधरी रणजीत सिंह जी का भी कैंडिडेट था वो हार गए और बालासर गांव से एक तरफा मेरे बड़े भाई जीत करके निकले। तो बदले में क्या दिया चौधरी साहब ने, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं गांव में सबके घर अगले दिन बिजली के इन्होंने छापे मरवाए। ये पावर का मिसयूज़ हुआ है। और वहीं बालासर का एक और बात बताता हूँ, मंत्री जी की आदत है वो हर गांव में जाते हैं, काम गिनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मंत्री काम ही गिनवाएगा भाई। आप बिल्कुल बिल्कुल गिनाएगा, लेकिन अपने काम गिनाओ। यहाँ पर उन्होंने कई पाइपलाइन लगी, कई साथियों के घरों तक पीने के पानी की पाइपलाइन लगी, शेड बने, गलियाँ बनी। वो सारे के सारे काम मेरे बड़े भाई चौधरी करण सिंह जी ने जिला परिषद के प्रमुख रहते तहत कराए और चौधरी साहब आके अपने गिना के चले गए। तो आज एक मंत्री अगर अपने खुद के काम भी ना गिना सके तो फिर उस पावर का फ़ायदा क्या? अगर आप किसी का भला ना कर सके फिर उस पावर का भी क्या फ़ायदा? अभी आपने कहा कि पीछे टाइटल लगने से कुछ नहीं होता। अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, अमित अगर उनके नाम के पीछे भी लगाए तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। गांव एक ही है। हाँ, गांव एक ही है। इतने सारे लड़ रहे हैं तो सब कहेंगे ना भाई असली विरासत तो हमारे पास है, हम दावेदार हैं या हम हकदार हैं। पब्लिक कैसे समझेगी? देखिए, मैं तो एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, झूठ और सच में ये 3 उंगलियों का फर्क है। कैसे? ये देखिए, ये लगाइए, ये आपकी आंख और आपके कान में 3 उंगलियों का फासला है। ठीक है? जो आपको कोई बोल बोल कर सुनाए उस पर विश्वास ना करिए, जो आपको दिखता है आप उस पर विश्वास करिए। जो लोग विचारधारा की बात करते हैं, जो इंसान जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा जानता है, जो उनको जानता है, उसको ये पता है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में चौधरी देवीलाल इस मौजूदा बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं करते। और ख़ास करके जब किसान आंदोलन चला तो जननायक चौधरी देवीलाल अगर आज होते तो वो किसानों के बीच में बैठते, हाउस के अंदर मिनिस्टर या डिप्टी सीएम ना होते। जब इन दोनों ने उस सरकार का समर्थन करने का काम करा, और इन्होंने उस टाइम बड़ा खुल के कहते थे कि भाई ये वापस नहीं होंगे कानून और हमारी राजनीति अलग है, हम तो ऐसे ही चलेंगे। आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। विचारधारा कहने को कोई कह ले, वो तो मान रहे हैं गलती हुई से, तो इसका मतलब फिर नहीं थे ना विचारधारा पर। इसका मतलब नहीं थे विचारधारा पर। अब गलती मानने से क्या होता है? लोग एक बार आपको माफ़ कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। लगातार हरियाणा प्रदेश में जहाँ कहीं भी ये गए, चाहे चौधरी रणजीत सिंह जी की बात करो, चाहे मेरे दोनों प्रिय भाइयों की बात करो, जहाँ पर भी गए लोगों ने, आम जनता ने, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, आम जनता उठ उठ करके आई कि बेटा आपके पास ये मौका है, इस बीजेपी की सरकार को गिरा दो। क्या उन्होंने गिराई? नहीं। वो कह रहे हमारे समर्थन वापस लेने से सरकार नहीं गिरती ना, ये कानून वापस होते हैं। अगर कानून वापस होते तो हम कर देते। सिद्धांत नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई दीन ईमान नाम की भी जो चीज़ होती है। आप सरकार से समर्थन वापस लेने से सरकार नहीं गिरती, मान गया, पर मलाई भी तो खा रहे हो आप बैठ के, वो तो ना खाते। सिद्धांत नाम की भी कोई चीज़ होती है। मेरे पिताजी ने इस्तीफे दिया, एक इस्तीफे से सरकार नहीं गिरती, लेकिन इस देश के प्रदेश के किसान को विश्वास हो गया जहाँ लड़ाई सिद्धांतों की है तो चौधरी अभय सिंह जी आपके साथ खड़ा है। इसीलिए वो जब बाई इलेक्शन आया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आया था, बीजेपी भी आई थी, सारी पार्टियां आई थी, सब ने जोर लगाया चौधरी अभय सिंह जी को हराने का। इलाहाबाद के किसान ने उनको एक तरफा जिता करके भेजने का काम किया। ये जो चुनाव है अब की बार, और क्योंकि आप समृद्ध एक विरासत से आते हैं तो राजनीतिक पकड़ वैसी आपकी रही है। आपने तो लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। रानिया की बात तो हम कर लेंगे, लेकिन सिरसा का मूड क्या पकड़ पाया? देखिए जी, आज सिरसा में एक तरफा माहौल है। सिरसा का गांव का बच्चा बच्चा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों से वाकिफ़ है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, और ये पूरे हरियाणा की बताता हूँ, सिर्फ सिरसा के नहीं, वो एकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के हर गांव में गए, गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, हालचाल पूछते थे, फसल के बारे में बात करते थे, मजदूरों से मिलते थे, उनके सुख दुख के बारे में बतलाते थे, और फिर उनसे पूछते थे कि बताओ भाई गाँव के अंदर क्या काम कराना है। एक मिसाल है कि गाँव के अंदर काम खत्म हो गए थे, लेकिन पैसे कभी ख़त्म नहीं होने दिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। ये विरासत है उनकी, और आज इसीलिए लोग उनके साथ जुड़ने की बात करते हैं। सिरसा में खास करके लोग उनके साथ आज भी इतनी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए जी, कोई भी नेता, उनका पहला दायित्व किसके प्रति पड़ता है? अपनी जनता के प्रति पड़ता है। वो जनता के बीच रहे, हमेशा जनता के साथ रहे। हम उसी विचारधारा पे चलते हैं, उसी संघर्ष पर हम चलते हैं, हम लगातार लोगों के साथ रहे हैं, इसीलिए आज हमें इतना प्रेम और प्यार मिल रहा है।
आप लोगों के साथ रहे, लोगों के बीच रहे, आपकी परंपरा रही, विरासत रही, पीछे के काम रहे, 5 बार सत्ता में आए, 20 साल ज़्यादा समय नहीं हो गया। वनवास भी राम जी का 14 साल में खत्म हो गया था, आपको 20 साल हो गए हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ गई? मैं बता देता हूँ जी, हमारा भी वनवास 14 साल का ही होना था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात से खुश नहीं थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दोबारा इस प्रदेश में सरकार बने, क्योंकि उनको पता था कि अब अगर इन लोग की सरकार बनेगी तो तुम मलाई नहीं खा पाओगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा। इन लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम करा, अपनी खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश करी, पार्टी को नुकसान हुआ। आज मैं खुल के ये बात कह सकता हूँ, 2018 में हमारा और बीएसपी का उस समय भी गठबंधन था, पूरे प्रदेश में कोई ऐसा कहने वाला नहीं था कि इनकी सरकार नहीं बढ़ेगी, हमारी बन रही थी। लेकिन चंद लोगों ने मिलकर साजिश के तहत, और ये साजिश की शिकार हम पहली बार नहीं है, 1982 से ये साजिशें होती रही हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जी की 1982 में जब सरकार गिरी थी, आपको पता है वो सरकार किसने गिराई थी? वो सरकार गिराने में 3 लोगों की बड़ी भूमिका थी, खुर्शीद अहमद, बनारसी दास गुप्ता और चौधरी रणजीत सिंह। इन तीनों को आईबी ने अप्रोच करा, और मैं आपको ये किताब दे सकता हूँ, ये मेरी कही हुई बात नहीं, ओपन सीक्रेट्स नाम की एक किताब है, आईबी के एक ऑफिसर ने, रिटायर्ड ऑफिसर ने ये किताब लिखी है। उन्होंने बताया किस प्रकार उस समय कांग्रेस के राज में इंदिरा गांधी ने स्पेशल आईबी की ड्यूटी लगाई थी कि इन 3 नेताओं को पकड़ो और इनके जिम्मे लगाओ कि ये जननायक चौधरी देवीलाल की सरकार कैसे तोड़े। इन तीनों ने करोड़ करोड़ से ऊपर रुपए लिए थे, और उन्होंने प्रत्येक एमएलए की कीमत लगाई थी, किसी की 5 लाख लगाई थी, किसी की 10 लाख लगाई थी, किसी की 15, किसी की 20, और इस प्रकार से इन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ने का काम करा। तो साजिश के हम शिकार पहली बार नहीं है, लगातार रहे हैं, पर साजिश भी उन्हीं के खिलाफ होती है जो मजबूत होते हैं। हम मजबूती के साथ काम करेंगे, हम मजबूती के साथ। नुकसान जो हुआ, जो बड़ा नुकसान हुआ, वापस मजबूती आपको दिख रही है? आज पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ी मजबूती दिख रही है। लोग दोबारा इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। लोगों ने 10 साल कांग्रेस के देखे, लोगों ने 10 साल बीजेपी के देखे, पेटा नहीं भरा, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं करा। कांग्रेस तो सबसे बड़ी देशद्रोह पार्टी रही है, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने अपने प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में आम जनमानस की ज़िंदगी को बिल्कुल तबाह करने का काम कर दिया, लोगों को परेशान करने का काम करा है। जहाँ पर लोग कहते थे कोई खर्ची पर्ची बंद हो, बीजेपी की सरकार में 4 गुना ज़्यादा ये खर्ची पर्ची बढ़ी है। तो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो नारा है, नारा लगाना आप वो बताते हैं इस गांव में इतने लग गए, इस गांव में इतने लग गए, जाके पता कर लो, ऐसे कहते हो। तो मैंने आपको भी उदाहरण दिया ना, आए थे बाला सर भी आए थे, उन्होंने बोला था गांव में इतने लगे इतने लगे, पर उन्होंने तो नहीं लगाए, लगाए तो मेरे भाई ने थे। तो कहने से नहीं होता जी, काम दिखता है। जब खर्ची और पर्ची बंद करने की बात करते हैं, पिछले 5 साल में कितनी भर्तियां करी हैं इन्होंने। सीईटी का मामला था, आज तक कोर्ट के अंदर लटका पड़ा है। जब कानून गलत तरीके से बनता है तभी वो कोर्ट के अंदर जाता है, अगर आप सही तरीके से लगाओगे तो फिर कोर्ट भी उसको खारिज कर देता है। वो तो नया शब्द दिया ना उन्होंने कि भर्ती रोको, गैंग एक्टिव है हरियाणा में। कोई भर्ती रोको गैंग क्या? हम कौन से लोग हैं जो ये पेपर लीक कर रहे हैं, मेरे को बता दीजिए भाई। पेपर अगर लीक होता है, पेपर पहली बात बनाता कौन है? सरकार। सरकार का ही काम है कि भी उसको अच्छी तरह से क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना, कंडक्ट कराना सरकार का काम है। तो फिर अगर वो अंदर से लीक हो रहा है तो बाहर से तो नहीं हो रहा ना, अंदर से लीक हो रहा है, तो यानी सरकार से लीक हो रहा है, और लीक हो भी गया। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन युवा साथियों ने वो पेपर दिया था, एक फॉर्म की कीमत 2-2 हज़ार रुपये है एक बार भरने की। उसके अलावा जब आप पेपर देते हैं, आप अपने गृह जिले में नहीं देते, आपको दूसरे ज़िले में जाना पड़ता है। आज अगर यहाँ से मुझे हिसार भी जाना पड़ जाए, और मैं अगर स्टूडेंट हूँ, गाड़ी किराए पर लेके जाऊँ या बस में भी जाऊँ, तो 500, 700, 1000, 2000 का मेरा खर्चा है। वहाँ रहने का भी मेरा खर्चा लगेगा, कम से कम एक दिन तो वहाँ रहना पड़ेगा। शाम को जाऊँगा, अगले दिन सुबह पेपर दूंगा। ये लगातार खर्चा स्टूडेंट उठा रहा है। जब पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, भर्ती कैंसिल हो जाती है, तो ये सारा खर्चा उस युवक को दोबारा उठाना पड़ता है। जिस इंसान की आमदनी नहीं है, उससे आप लगातार 5 साल खर्चा भी करवा रहे हो, और लगातार 5 साल आप उनसे फॉर्म भी भरवा रहे हो। फॉर्म कौन भरता है? अब सरकार नहीं भरती, फॉर्म कौन भरता है? प्राइवेट कंपनीज भरवाती हैं। तो भाई भी किसकी जेब में पैसा जा रहा है? प्राइवेट कंपनीज की जेब में पैसा जा रहा है। तो खर्चा भी बढ़ गया, पर्ची भी बढ़ गई। तो किसने बढ़ाई है ये खर्ची पर्ची? मैंने तो नहीं बढ़ाई, ये तो सरकार ने बढ़ाई है। जब आप कह रहे हैं कि 10 साल उनके भी देख लिए, 10 साल इनके भी देख लिए, अभय जी कहीं कह रहे थे कि इस बार किसी का बहुमत नहीं आने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हमारे बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। जेजेपी कहती है कि ताले की चाबी हमारे ही पास है। रंजीत चौटाला कह रहे निर्दलियों के बिना सरकार नहीं बनेगी।
तो अवसर किसके पास है फिर? देखिए जी, कहने वाले 100 चीज़ कहेंगे। आप क्या कह रहे हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। हमारा एक बड़ा स्पष्ट जवाब है इसके ऊपर। आज पूरे प्रदेश के अंदर लोगों का मन है इंडियन नेशनल लोकदल की ओर जाने का काम कर रहे हैं। तमाम सर्वेज आज इंडियन नेशनल लोकदल को 52 सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबले में दिखा रहे हैं और 20 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर हम जीतने का काम कर रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सर्वेज के आंकड़े। और चाहो तो CID की रिपोर्ट अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो निकलवा लेना। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की सरकार नहीं आ रही है और NLD की ओर लोगों का रुझान है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर NLD करेगी क्या? क्या तय करेगी? INLD सरकार बनाएगी और क्या करेगी? किसी की नहीं बन रही, NLD की बनेगी। जब किसी की नहीं बन रही फिर तो फिर INLD INLD की बनेगी, बिल्कुल। और हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने दम पर सरकार बनाने का काम करेंगे। जिसको आना होगा हमारे द्वार पर आ जाएगा। हम ना किसी को समर्थन देंगे, ना किसी से समर्थन की बात करेंगे। हमें कोई अलायंस नहीं करना। हमारा एक अलायंस पार्टनर है सिरसा में, हमारा एक और अलायंस पार्टनर है BSP। हम उनके साथ मिल करके इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। आप जैसे BSP के साथ आपकी पार्टनरशिप है यहाँ पर, और पहले गठबंधन कई बार रहा भी है। BSP के साथ मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्यों है? मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि ये कुछ अलग है बाकियों से? देखिए जी, हमारी विचारधारा मिलती है। BSP की जो लड़ाई है आज से नहीं, आज़ादी के समय से लड़ाई है। BSP की लड़ाई सोशल जस्टिस की लड़ाई है। इस देश के अंदर हर आम जनमानस को वोट का अधिकार दे करके उनको एक बड़ी ताकत देने का काम करा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। जी। सोशल जस्टिस की लड़ाई को इस देश के अंदर बहुत आगे बढ़ाने का काम करा माननीय स्वर्गीय कांशीराम जी ने। उनकी लड़ाई सोशल जस्टिस की है, उसी प्रकार हमारी लड़ाई भी सोशल जस्टिस की है। और जब विचारधारा मिलती है, जैसे कि आपने खुद बताया, मुजाहरा आंदोलन तो चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी विचारधारा है, तो लड़ाई हमारी एक ही है। जब हमारी लड़ाई एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारी सोच एक है, तो फिर उन जब साथियों के साथ फिर काम करने में मज़ा भी आता है। जब ये विचारधारा की बात हो रही है और BSP सुप्रीमो हरियाणा लगातार आ रही है, मैंने इतना लंबा भाषण बहुत समय बाद देखा उनका जो उन्होंने उचाना में दिया। हरियाणा में एक और मुद्दा बहुत उठा, कुमारी शैलजा को लेकर खूब राजनीति हुई, खूब बयानबाजी हुई और मायावती जी ने भी उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। आपको लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होनी थी या कांग्रेस का वो इंटरनल मैटर था? देखिए जी, ये एक ऐसा विषय है जिस पे मेरा मानना है कि जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। क्योंकि देखिए जी, जो लोग आज सत्ता की बात करते हैं, ये चीज़ उनकी मानसिकता दर्शाता है, ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है। आज कुमारी शैलजा जी के बारे में, और देखो हमारा कोई कांग्रेस से कोई प्रेम प्यार नहीं है, ना ही हमारा कोई कुमारी शैलजा जी के साथ कोई इतना कोई प्रेम प्यार है। हम राजनीतिक विरोधी हैं जी। लेकिन उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करा है। और जब किसी इंसान ने ऐसा संघर्ष करा और किसी की आवाज़ उठाई हो, इतना उनके बारे में अभद्र बोला गया, उनको इतना बेइज्जत करा गया, और जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, जो पार्टी के लोग हैं, कहीं पर भी आके ना तो उन्होंने खंडन करा, ना ही जिस व्यक्ति ने, अगर हमारी पार्टी होती कोई ऐसी बात करता उसको उसी वक्त पार्टी से निकाल देते, पर कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आप एक चीज़ देखो जी, बड़े स्पष्ट तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं उनका बेटा आगे चुनाव लड़े तो उसको टिकट मिलती है। JP सारण चाहते हैं कि उनका बेटा आगे चुनाव लड़े तो उनके बेटे को टिकट मिलती है। रणदीप सुरजेवाला जी चाहते हैं कि भाई उनका बेटा आगे चुनाव लड़े तो उनके बेटे को टिकट मिलती है। लेकिन अगर कुमारी शैलजा जी चाहें कि उनके आदमी को भी टिकट मिले, परिवार तो दूर की बात, उनके बेटे दूर की बात, भतीजे को भी अगर वो कहें कि ये मेहनती लड़का है, इसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी टिकट काटी जाती है, ये कह के कि भी परिवारवाद है। तो आप मेरे को बताइए, क्या ये परिवारवाद है या फिर ये एक तरह से एक सिंगल इंसान को दबाया जा रहा है, एक सिंगल कम्युनिटी के इंसान को दबाया जा रहा है? अब तो सब एक मंच पे आ गए हैं, दिख रहे हैं एक साथ, मामला ऐसा माने पटाक्षेप हो गया है। देखिए जी, एक मंच में तो आप इस दुनिया में किसी को भी खड़ा कर लो। रूस और अमेरिका से बड़े दुश्मन तो कोई नहीं होंगे दुनिया में, भारत चीन से बड़े कोई दुश्मन नहीं होंगे। मोदी जी और शी जिनपिंग भी एक मंच पे बतेरी बार दिख जाते हैं, तो क्या सब बढ़िया है हमारा चाइना के साथ? एक मंच पे आने से कुछ नहीं होता। जब मान सम्मान की बात होती है ना, वो दिखता है, वो आंखों में दिख जाता है। जब किसी को मान सम्मान मिल रहा हो, उनके आंखों में, उनके बिहेवियर में ये चीज़ दिख जाती है, वो आज दिख नहीं रही। लोकसभा का चुनाव हुआ, नतीजे आए, मामला बराबर हो गया।
एक बात तो ये कही जा रही है कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, रीजनल पार्टीज के लिए जगह नहीं है। आप बताएं इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है, फिर दूसरा सवाल पूछूंगा। देखिए जी, इस फैक्ट में कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप लोकसभा के साथ कंपेयर करेंगे तो जितने भी आंकलन हुए अभी तक वो सारे गलत हुए हैं। उसका कारण आपको बताता हूँ। 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब उस समय कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करा था हरियाणा को, तो उस कायदे से हरियाणा भी क्लीन स्वीप करना चाहिए था। 6 महीने बाद ही चुनाव थे, 40 सीट आई। फिर उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, तब बीजेपी की 7 सीट आई, कांग्रेस की 1 आई, हमारी 2 आई जी। अब उस आंकलन के हिसाब से तो बीजेपी को भी क्लीन स्वीप करना चाहिए था। क्लीन तो नहीं करा, बड़ी छोटा मार्जिन रहा, 47 एक बड़ी 47 पर 2 सीट का अंतर था, बहुत छोटा मार्जिन रहा। फिर उसके बाद आ जाओ 2019 के चुनाव में, फिर दोबारा बीजेपी ने क्लीन स्वीप करा, 10 की 10 सीटें जीती। तो फिर तो बिल्कुल एक तरफा जाना चाहिए था, एक तरफा तो नहीं गया, बीजेपी का आंकड़ा और कम हो गया। अब बराबर बराबर की है, तब उसके अंदर आप मेरे को बता दें, अगर हम उस हिसाब से चलें, अगर दोनों बराबर बराबर से है, किसी ने क्लीन स्वीप नहीं करा, तो इसका मतलब अब दोनों बहुत पीछे जाने वाले। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रीजनल पार्टी की प्रेजेंस मानने को ही तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा है, ये वोट काटने आए हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं। देखिए जी, आप इस देश के, इस प्रदेश के जो वोटर हैं उनका अपमान नहीं कर सकते। ये आपका फैसला है ना, आप किसको वोट देंगे। वोट तो आप भी करेंगे जब चुनाव आएगा। आप एक नागरिक हैं इस देश के। बिल्कुल। क्या मैं जोर जबरदस्ती से आपको बोल सकता हूं कि आप किसको वोट दें? तो मेरा मर्जी, मैं वोट देने की मर्जी। और अगर मैं आपको बोलूं नहीं, आपने वोट काटे हैं किसी के, किसी और को फायदा दिला रहे, तो आपका अपमान है, आपके अधिकार का अपमान है। अगर कोई इंसान नहीं देना चाहता कांग्रेस को वोट, वो इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उनको विश्वास है इस बात का कि भी कांग्रेस गलत है। हर इंसान की मर्जी है वो किसको वोट देगा। आप आम जनमानस का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो आपकी कमियों की वजह से जुड़े हैं, वो आपकी नाकामियों की वजह से जुड़े हैं। आज हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हमारी काबिलियत की वजह से हमारे साथ जुड़ता है। जो आज वोटर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है वो किसी की बी टीम नहीं है, वो इनेलो की ए टीम है, वो जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की ए टीम है। बीजेपी की बी टीम कौन है फिर? बीजेपी की बी टीम मैं आपको दिखा दूं। अब ये तो बोली हुई बातें इन्होंने कही है, अब मैं आंकड़ों के साथ आपको कुछ बताऊं। बीजेपी बताइए। बिल्कुल। 2016 के अंदर राज्यसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा में। उस समय कांग्रेस की भी 20 सीटें थी, उनकी 19 थी, हमारी 21 थी, दोनों की मिला के 40 सीट बनती। आर के आनंद जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हमारे तो नहीं थे, सांझे प्रत्याशी थे। आप ही के थे? हमने नहीं, सोनिया गांधी जी ने उनको भेजा था हरियाणा में। भाई तो सोनिया गांधी जी ने अगर भेजा तो उनके प्रत्याशी हैं। और सांझे, मैं तो खुल के कहता हूँ जी, सांझे प्रत्याशी थे, हमने खुल के समर्थन करा उनका। 21 के 21 हमारे वोट आर के आनंद जी को गए। कमी किसकी तरफ से आई? हुड्डा साहब की तरफ से ही आई। उन्हीं के विधायक थे जिन्होंने वो हस्ताक्षर कांड। नहीं, हुड्डा साहब ने तो कह दिया था मैं देके ही नहीं आया वोट। हाँ तो फिर भाई कौन अपनी पार्टी को हरा रहा है, कौन बीजेपी को जिता रहा है? मैं तो नहीं जिता रहा, हमने तो खिलाफ वोट करे। फिर उसके बाद आ जाओ उसके अगले जो राज्यसभा के चुनाव हुए, जब दीपेंद्र को जिताना था तो किसी के पैर पकड़े, किसी के गोडे मसले, जिता गए। फिर जब कांग्रेस के और प्रत्याशी आए, अजय माकन, फिर हरा दिया, फिर हरा दिया। आपने कहाँ साथ दिया फिर? हमने तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह दिया और हम खुल के कहते हैं भाई नहीं जाना हमें कांग्रेस के साथ, नहीं जाना हमें बीजेपी के साथ। हमने किसी से धार लिया है क्या? कोई उधारी हमारी उनकी तरफ, जो वो कहेंगे हम वो करेंगे। हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट करा है, हमारी मर्जी से करा है। और खुल के कहता हूँ नहीं जाएंगे हम कांग्रेस, कहता हो तो नहीं जाएंगे हम बीजेपी के साथ। उसके बाद अब आपका आखिरी चुनाव ले लो, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस क्या कहती है, यही कह रही थी ना स्टेट पार्टी। नहीं, कांग्रेस कहती है कि भाई आपका क्या नाम है, स्टेट पार्टी को एक्नॉलेज नहीं करती। भाई राष्ट्रीय पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, आप तो 32 आपके एमएलए हैं और कितने इंडिपेंडेंट हैं जो आपके खिलाफ हैं। जेजेपी को भी निकाल दिया था सत्ता से बाहर, क्या पता वो भी आपका समर्थन कर देते। आपने अगर प्रयास ही नहीं करा, एक तो होता है जी लड़ाई लड़ना, प्रयास करना, कोशिश करना, और फिर देखा जाता है हार और जीत, तब हम कह सकते हैं नहीं भाई अगले ने हिम्मत करी है, मेहनत करी है। और एक होता है प्रयास ही ना करना, सीधा वॉक ओवर दे देना, तो भाई किसने जिताया? वो कह रहे थे नंबर नहीं है और इनेलो पे भरोसा नहीं है, जेजेपी पे भरोसा नहीं है, वो हमें हमारे साथ आएंगे नहीं आएंगे, तो क्यों फजीहत करवानी? भाई फजीहत तो अब भी होगी, अब भी तो फजीहती हुई है, और क्या हुआ है? भाई आप मेरे को एक चीज़ बताएं,
भाई बीजेपी तो 40 पे सिमट गई थी, इंडिपेंडेंट सारे नाराज थे, जेजेपी सारी नाराज थी, हम तो वैसे ही नहीं है उनके साथ। हमने तो बोला था अगर आप एक खिलाड़ी को लेके आते हो, विनेश फोगाट जी को आप लेके आते हो तो बड़ी अच्छी बात है, देश की बेटी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, राज्यसभा में जाएंगे कुछ 4 बात बोलेंगी तो उसका फर्क पड़ेगा। किसने कैंडिडेट नहीं फाइल किया, मैं क्या आपको कह रहा हूँ भाई, आपने तो पहले ही हथियार डाल दिए ना, प्रयास ही नहीं करा। अगर प्रयास करते, हाँ क्या पता जेजेपी ना करती वोट, पर आप इतने कहने जोगे तो होते, पब्लिक में जाके कहने जोगे होते भी हमने हिम्मत करी थी, हमारा साथ नहीं दिया, पर आपने तो हिम्मत ही नहीं करी, फिर आप किस मुंह से कह सकते हो साथ नहीं दिया? किस मुंह से कह सकते हैं वो, आप मेरे को ये बताएं। फिर अंत में पूछ लूँ मैं कि बी टीम कौन है? अंत में पूछिए आप दोबारा। तो दोबारा पूछ रहा हूँ, बताइए बी टीम कौन है बीजेपी की? साफ दिख रहा है, भूपेंद्र से 2 है बी टीम के अंदर। अच्छा, 2 है? 2 है, एक का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, एक का नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। जब इनको अपनी राजनीति, वो तो सरकार हटाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए, दिन रात एक किए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, कांग्रेस की जो थाली है ना, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी थाली है इनकी, पर उस थाली में भी छेद है। अब यूं है जी, टंकी आपकी कितनी बड़ी हो, अगर टंकी में लीक हो तो पानी तो नहीं भर सकते ना, तो इनकी टंकी में एक लीक है, उस लीक का नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने तमाम लोगों की टिकट काटने का काम करा, तमाम लोगों को। आप इन फाइटिंग जो कांग्रेस में हो रही है, ये मैंने कराई है, ये बीजेपी नहीं कराई है। उनका जोर ज्यादा चल रहा था, उन्होंने अपने लोगों को दिलवा दी, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भाई राजनीति आप जोर से नहीं कर सकते, राजनीति प्रेम और प्यार से की जाती है। संगठन में आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, संगठन में आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जहाँ आप अपना जोर चलाएंगे, जहाँ आपकी ईगो आ जाती है, जहाँ आपका गुरूर आ जाता है, जहाँ आपका पुत्रमोह आ जाता है, जहाँ ईडी से बचने के लालच आ जाते हैं, तो फिर आप काम नहीं कर सकते, आप दबे हुए इंसान हैं, आप दबके रहेंगे। ये 2 बातें हो गई ना, वो ईडी से बचना चाह रहे हैं या सरकार बनाना चाह रहे हैं? वो ईडी से बचने के लिए सरकार बनने नहीं देंगे, मेरे से लिख के ले लो। अच्छा, वो खुद ही नहीं चाहेंगे सरकार बने? मैं आपको, अगर कल को प्रदेश के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, मैं आपको दिखा दूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठ के बीजेपी को समर्थन देगा। इससे बड़ी और क्या चीज़ बोलूँ, आप 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए। एक सवाल और है कि अभी खूब वीडियो वायरल हुए, नीरज शर्मा वो बता रहे हैं कि जी 2000 जो नौकरियां हैं उनका कोटा है। फिर वो असंध वाले हैं शमशेर गोगी, वो भी बता रहे थे कि हमें पहले क्या करना है। उसके बाद एक नेता आते गए, ये कोई रणनीति है? ये कांग्रेस के नेता, भाई ऐसा भी नहीं हो सकता, सियासत में पुराने लोग हैं, बैक टू बैक एक के बाद नेता एक के बाद एक कैसे बयान देते चले गए कांग्रेस के। देखिए, ये गुरूर है, ये घमंड है, और घमंड जिसके पास रहा है, अच्छे से अच्छा आदमी जिसके अंदर घमंड था, वो खत्म हुआ है। हमें तो बचपन से रामायण सिखाई जाती है, क्या कहा जाता है, रावण से बड़ा कोई विद्यावान नहीं था। जब रावण की मृत्यु भी हुई थी, रावण का देहांत हुआ था, तो उस समय लक्ष्मण जाके उनके सर के पास खड़े हुए थे। श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा था कि सर के पास मत खड़ो, बहुत बड़े विज्ञानी है, इन पे बहुत विद्या है इनमें, आप इनके पैरों के पास जाके खड़े हो। घमंड ऐसी चीज़ है, आप कितने ही बड़े हो, कितने ही शक्तिशाली हो, अगर आपके अंदर घमंड है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका घमंड आपको ख़त्म करने का काम करेगा। ये इन लोगों का घमंड है जो इनको ख़त्म करेगा। आपने तो ये नौकरी वाली बात करी, हमने तो ऐसी भी वीडियो देखी है, मंच पर लोगों को लाते भी मारी जा रही हैं। अब वही बात है ना, कुमारी शैलजा जी के साथ जिस प्रकार से इनका बर्ताव रहा है, ये इनका घमंड ही दिखाता है, और जहाँ घमंड आ जाता है लोग आपसे कट जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप रानिया में घूम रहे हैं, एक युवा नेता होने के नाते क्या चीज आपको समझ आई कि रानिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अवसर मिला तो सबसे पहले इसको ठीक करना है। देखिए जी, शुरू कहाँ से करूँ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेजर होता है ना कि ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है इस एरिया, बहुत ही बड़ी, बहुत दिक्कतें, पीने के पानी की दिक्कत है, रानिया शहर के अंदर पीने के पानी की दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सब डिवीज़न नहीं है रानिया, उसकी वजह से बहुत सी मूल सुविधाएं हैं जो शहर के लोगों को नहीं मिल पाती। आज आप आम सड़कों पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, आप आए रानिया होके ही आए होंगे, सड़क का हाल देख लिया होगा आपने, बिल्कुल टूटी पड़ी थी। अब आखिरी के 2-3 दिन में लुक लगाया है ताकि भैया गाड़ियाँ ना पड़े इनको, तो फिर ये तो काम नहीं होते ना। वहीं दूसरी तरफ आज नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, आने वाली पीढ़ियाँ खराब हो रही है, जो भी इस नशे की चपेट में आता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप मेरे को बताइए, प्रशासन क्या इतना निकम्मा है कि सरेआम बिक रहा है, बिल्कुल सरेआम बिक रहा है, और प्रशासन कुछ ना कर पाए? कहीं तो कमी होगी ना, प्रशासन की ही कमी मानेंगे। भाई क्लास में अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं टीचर क्लास में, तो किसकी गलती मानते हैं हम? टीचर की गलती मानते हैं या बच्चों की? टीचर का काम होता है ना बच्चों को समझाना, तो प्रशासन का काम है इस चीज़ को रोकना।
प्रशासन नहीं रोक रहा। वहीं दूसरी रोक नहीं पा रहा है या नहीं रोक रहा? नहीं नहीं पाना है, कमाल कर रहे हो जी। पुलिस वालों के हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि रोक ना पाए। पुलिस का भी तो कोई दबदबा होता होगा, एसपी का, डीआईजी का, इनका कोई दबदबा होता होगा। बिल्कुल, उनका जब इकबाल पुलिस है। अपने पे आ जाती है तो सबको पता है भाई जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, तो फिर इसका मतलब नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही। देखिए जी, प्रदेश को चलाना है तो सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, और सुपरविजन सटीक होनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ सुपरविजन ही नहीं है तो फिर सारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। उसी वजह से आने वाली पीढ़ियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और बहुत कमी है जी, यहाँ पर एक बड़ी कमी है चिकित्सा की। आज अगर किसी भी साथी का परिवार किसी भी बीमारी से, बड़ी बीमारी से पीड़ित होता है, तो पूरे सिरसा जिला में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर वो इलाज करा सके। प्राइवेट दूर की बात, सरकारी एक सिंगल ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर कोई न्यूरो का सर्जन बैठता हो। एक सिंगल ऐसा हॉस्पिटल नहीं है सरकारी जहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट बैठता हो। एक सिंगल ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर एक अच्छे लेवल का स्पेशलिस्ट नहीं है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशलिस्ट छोड़ो जी, आम डॉक्टर भी नहीं है। आज अगर किसी साथी, खुदा ना खास्ता किसी परिवार को कोई दिक्कत आ जाती है तो उनको मिनिमम टू मिनिमम या तो हिसार जाना पड़ता है, या बठिंडा जाना पड़ता है, या जयपुर जाना पड़ता है, या बीकानेर जाना पड़ता है। अब एक गरीब परिवार के लिए देखिए जी, जो साधन संपन्न है वो तो कहीं चले जाएगा, वो तो मेदांता में भी जाके इलाज करा लेगा, अपोलो में जाके करा लेगा, दुनिया के किसी कोने में करा लेगा। लेकिन जो साधन संपन्न नहीं है, जो मजदूरी कर रहा है, जो कम ज़मीन पे खेती कर रहा है, जो दुकानदारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो कहाँ जाए? आप खुद जानते हैं जी, मेडिकल खर्चे कोई छोटे नहीं होते। अगर कोई परिवार कैंसर से पीड़ित हो जाए, लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं। परिवार कर्जे के अंदर, सब बिक जाता है। परिवार कर्जे के अंदर डूब जाते हैं। तो क्या यार, हमें इन लोगों से टैक्स लेती है सरकार, लगातार लेती है। जीएसटी, सीजीएसटी, दूध पे जीएसटी, काम पे जीएसटी। अब तो आप कहीं से पेड़ का बूटा खरीदो, बीज खरीदो, उस पर भी जीएसटी है। पानी की बोतल, ये पानी की बोतल है, इस पर भी जीएसटी। हर चीज़ पे जीएसटी है, बिजली पे भी जीएसटी। हर चीज़ में हम टैक्स ले रहे हैं। लेकिन हम क्या इतनी सुविधा नहीं दे सकते अपने लोगों को कि एटलीस्ट उनका इलाज हम अच्छे तरीके से, सस्ता इलाज, अच्छा इलाज, सस्ता इलाज कर सकें? ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। अगर एक सरकार, और ये गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम किया था इन्होंने, 550 करोड़ रुपए लगा दिए इन्होंने। क्या हो गया फिर उस 550 करोड़ का? देश की जनता मरी जा रही है, किसान बॉर्डर पर बैठा है, गरीब जनता के पास चिकित्सा नहीं है, पर आप अपने आप को, अपनी पीठ खुद थपथपा पाए जा रहे हो कि भैया हमने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया। क्या मिल गया फिर करके? ये बहुत शर्मनाक चीज़ है किसी भी सरकार के लिए, अगर इतनी सी मूल सुविधा वो अपने प्रदेश के लोगों को ना दे सके। टैक्स लेने के लिए भाग भाग के आते हैं, बिजली के बिल लेने के लिए भाग भाग के आते हैं। एक दिन आप बिजली का बिल ना दो, अगले दिन क्या होगा आपका? बिजली कट जाएगी। हाँ, तो फिर इसमें तो भाग भाग के काटेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी के अगर दिक्कत आ गई तो फिर क्या बोलेंगे? पीजीआई में तो जगह नहीं है जी, एम्स में तो जगह नहीं है जी, कहीं जुगाड़ लगाओ, कहीं प्राइवेट में चले जाओ। क्यों भाई? तो 4.5 साल आपके भाई लोग थे ना साथ में, तो भाई लोग थे, इन्होंने भी तो नाश ही करा है। इन्होंने भी तो, मैंने क्या बोला, अगर इनके अंदर जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा होती, पहली बात तो ये सरकार में ना बैठते, बैठ गए सरकार के अंदर, उसके बावजूद भी कुछ करा नहीं। कह रहे हम तो 5100 रुपये कराने के लिए आए थे, वो नहीं हो पाया। तो नहीं हो, फिर क्यों बैठे थे 4.5 साल? साफ जवाब दे दिया था पहले साल बीजेपी ने कि नहीं करेंगे। बीजेपी तो हर साल कहती थी जाओ, तुम्हें जा जाना है, जाओ दफाओ। चिमगादड़ की तरह तो यही चिपके थे, या बीजेपी ने इनको गले लगा के रखा था? यही चिपके थे, ये बिक गए थे। ये अपने मंत्री पद के लालच में, डिप्टी सीएम के लालच में, वो सरकारी कोठी के लालच में, मलाई खाने के लालच में ये लोग बिक गए थे। और बिका हुआ आदमी जब वापस आता है ना, तो आज आपने देखा होगा कैसी गालियां मान रहे हैं, तो उनके लिए घर वापसी के दरवाजे। गलती उनसे मांगो जिनके परिवार पीड़ित है, माफ़ी उनसे मांगो, उन किसानों से मांगो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी बॉर्डर पर बैठ करके। माफ़ी उन लोगों से मांगो जिनकी माओं के ऊपर आपने लाठीचार्ज करवाने का काम करा अपने कार्यक्रम कराने के लिए। माफ़ी उस युवा से मांगो जो 5 साल आपके साथ लगा रहा, एक उम्मीद के अंदर कि भी कोई तो आप उनके लिए लोग लाओगे, कोई तो काम करोगे। जब आपको दिख गया कि नहीं हो रहा काम, मैंने क्या कहा, सिद्धांत नाम की भी तो कोई चीज़ होती होगी। जब सिद्धांत ही नहीं है, फिर किस बुनियाद पे माफ़ी मांगेंगे? और अब दिख रहा है ना क्या हो रहा है इनके साथ। जा रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कोई इनसे मिलकर राजी नहीं है, कोई इनके साथ जुड़ के राजी नहीं। चलिए, मैं जरा 2-4 बातें पब्लिक से पूछ के आता हूँ, आप यहीं बैठिएगा। और एक लाइटर नोट पे बात कहूँ अंत में कि आपका अंदाज अभय जी से बड़ा मिलता है, बस उसमें एक लाइन ऐड करने की जरूरत है, मान करके चलो, बाकी बड़ा कमाल है। मैं एक बार होके आता हूँ पब्लिक के बीच में, और आपने अर्जुन जी से जो पूछना है वो बिल्कुल पूछिएगा, ये आपका मंच है, ओपन फ्लोर है। मैं भाई अर्जुन चौटाला जी से पूछना चाहता हूँ कि रानिया नशा की
नशा और बेरोजगारी में नंबर 1 है। इसके बारे में आप क्या, सरकार आज ये क्या करना चाहती है? अच्छा, ब्लूप्रिंट बता दीजिए भाई उन्हें, नशा अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास? नशे को जी हमने 2 तरीके से काउंटर करना है। पहली बात मैंने आपसे की प्रशासन की सख्ताई। आज आप किसी भी गांव में चले जाओ, गांव वालों को भी पता है कौन बेच रहा है चिट्टा, कौन सप्लाई कर रहा है, कहां से आ रहा है। सबसे पहली चीज़ हम प्रशासन पे सख्ताई करने का काम करेंगे। जो पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ना निभा सके, जो अफसर अपनी जिम्मेदारी को ना निभा सके, उस अफसर का पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा आपसे ये सवाल है जी, युवाओं के लिए आपका क्या रोड मैप होगा जी? यूथ के लिए क्या विजन है जी? सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल इकलौती पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में एक जॉब कैलेंडर डालने का काम करा है। इसका एक बड़ा सरल से तरीके से आपको ये समझाने का काम करूंगा। भाई, हर सरकारी नौकरी की एक रिटायरमेंट की एज होती है, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो जैसे ही वो एज आती है, जिस दिन वो उस एज पर पहुंचते हैं, चाहे वो 60 हो, 62 हो, जितने भी हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, जिस दिन उनकी उम्र पूरी होती है उसी दिन उनकी रिटायरमेंट होती है। तो क्या उसी दिन उनकी अगली जो वैकेंसी हुई है उसकी भर्ती होती है? नहीं होती। हमारी प्राथमिकता है इस प्रदेश के अंदर जॉब कैलेंडर लाने का। जनवरी से लेके जून तक जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब की, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे आम कर्मचारी की हो, कोई भी भर्ती हो, चाहे वो पटवारी हो, हर लेवल पर सरकारी जो कर्मचारी हो उनकी रिटायरमेंट होती है। जनवरी से लेके जून तक जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनकी जून एंड तक उनके पेपर करा करके महीने के अंदर अंदर उनकी भर्ती कराने का काम। तो रानिया हल्के के खेलों के लिए इनका क्या विजन है, मैं वो जानना चाहता हूँ। खेल में नशा हटेगा तो खेलेंगे भी युवा। जब खेल को बढ़ावा देंगे तो युवा नशे से अपने आप दूर जाएगा। बिल्कुल। और वो तभी हो पाएगा जब खेल के अंदर इंसेंटिव्स हो। आज बड़ी दुख की बात है, कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। आज कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल्स के अंदर अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम करते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। हमारी प्राथमिकता वापस उनका कोटा लाने का है। नेशनल में जो भी खिलाड़ी मेडल लेके आएगा, जो भी इस प्रदेश का नाम ऊंचा करेगा, उनका जॉब्स के अंदर हम कोटा बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं साथ ही साथ चौधरी अभय सिंह जी को खेल रत्न कहा जाता है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर खेलों की नर्सरियां बनाने का काम करा था, स्टेडियम्स बनाने का काम करा था। हम दोबारा उन स्टेडियम्स के अंदर फैसिलिटीज़ देने का काम करेंगे, कोचेस को लाने का काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन स्टेडियम्स को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जो खिलाड़ी उस स्टेडियम आए उसका खर्चा भी ना लगे और एक दुनिया भर में जो उस खेल का एक्सपोजर होता है वो उस खिलाड़ी को अपने गांव लेवल पर उस इंटरनेशनल खेल का एक्सपोजर मिल सके। चलिए अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, विस्तार से बात की, बेबाकी से हमारे भी जवाब दिए, पब्लिक के भी जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप हमारा देख रहे थे खास कार्यक्रम जनता टीवी पर, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, अक्टूबर 8, किसकी सरकार? देखते रहिए जनता टीवी।